सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ रीढ़ की हड्डी जो रिवीजन के रूप में है, इसे पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित एक ऐसा यह रूप है जो हम लोग को दिया गया है पढ़ने के लिए, जिसके माध्यम से ये नारी के प्रति जो प्रहार जो समाज में हो रहा है, उसका विरोध इस एकांकी के माध्यम से किया गया है। वक्त में बहुत परिवर्तन हुआ है, समाज में नारी का उत्थान हुआ है, किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियां पूर्णतः दूर नहीं हुई है। नारी शोषण आज भी हो रहा है। कितना पढ़ी लिखी स्त्री हो, लेकिन उसको समाज अपने घर के अंदर तक ही सीमित रख रहा है, अर्थात उसके गुणों को अंदर तक ही सीमित रखना है, उसे उसके गुणों को बाहर फैलने नहीं देना है और उसे हमेशा दबाने का प्रयास कर रहा है, अर्थात उसको अपने नौकर के रूप में, अपने देख रेख करने के रूप में केवल प्रयोग करता है। ऐसी ही मानसिकता रूढ़वादी मानसिकता पर प्रहार करता हुआ यह एकांकी है, जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और इस एकांकी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किए हैं। आइए जानें जो इस एकांकी के पात्र हैं उनके विषय में। उमा लड़की का नाम है, रामस्वरूप उमा के पिता हैं, प्रेमा उमा की माँ, रतन नौकर है, शंकर लड़का है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। आइए इस एकांकी को हम लोग पढ़ें। रामस्वरूप जो उमा के पिता है, वह अपनी लड़की उमा की शादी के लिए गोपाल प्रसाद के लड़के का नाम जो शंकर है उससे तय करना चाहते हैं। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और शंकर जो लड़का है वो खुद आते हैं। उनके स्वागत में रामस्वरूप, रतन नामक नौकर, प्रेमा, ये सब उनके स्वागत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तब तक वो समय आता है और गोपाल प्रसाद और शंकर वहाँ आते हैं और उसके बाद आगे क्या होता है
देखते हैं। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और उनके लड़के को घर में प्रवेश कराता है और उन्हें बैठाता है और उनका खातिर बातें कराते हैं। रामस्वरूप कहता है, मकान ढूंढने में तो आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। तांगा वाला रास्ता देख रहा था, वो तत्काल यहाँ पहुँचा दिया। रामस्वरूप कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। तो उसके बाद गोपाल प्रसाद लड़की के पिता से कहते हैं कि परेशानी होगी तो क्या हो जाएगा, मुझे तो शादी करना ही है, तो मुझे आना ही पड़ेगा यहाँ पर देख रेख करने के लिए। रामस्वरूप कुछ उनसे बातचीत करते रहते हैं। तब तक शंकर से बातचीत करते समय कहते हैं, कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं, बल्कि वीकेंड में चला आया था। आपका कोर्स खत्म होने पर साल भर रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ, 1 साल का मार्जिन रखता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बात यह है कि शंकर 1 साल बीमार हो गया, तभी से थोड़ा पीछे रह गया। यानी उनसे तर्क चलता रहता है। उसके बाद गोपाल प्रसाद कहते हैं, खैर इस बात को छोड़िए, आइए कुछ ना बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस की बात सुनते ही रामस्वरूप परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, पहले अपना चाय वगैरह पीजिए, उसके बाद आगे की बात होगी। रामस्वरूप शंकर और गोपाल प्रसाद को चाय पकड़ाते हैं। गोपाल प्रसाद नाश्ता पानी करते हैं। उसके बाद रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, आप जन्मपत्री तो मिल ही गई होगी। तो रामस्वरूप कहते हैं, मिलना क्या मुश्किल बात है, सब ठाकुर की कृपा से सब सही होगा। उसके बाद ये बातें चलती रहती हैं। तब तक गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़की को बुलाइए, उसको देखा जाए। लड़की आती है और लड़की को देखकर गोपाल प्रसाद को अच्छा लगता है और गोपाल प्रसाद कहते हैं, आपकी लड़की अच्छी है। उसको बैठाते हैं और उससे बातचीत करते हैं।
उससे कुछ गाने के लिए कहते हैं। यानी तरह तरह के बातें उससे पूछते हैं, समझते हैं और तरह तरह के जो उमा अपने पढ़ाई के समय इनाम पाई जाती है उसके विषय में पूछते रहते हैं। उसके कार्यों को पूछा करते हैं कि क्या तुम पेंटिंग वेंटिंग भी जानती हो, क्या तुम सिलाई वगैरह भी जानती हो। इन सभी प्रश्नों को जब पूछते हैं उसके बाद कुछ इनाम विनाम भी तुम जीती हो, इस तरह का बातें जब उससे करते हैं तब उसे अच्छा नहीं लगता और फिर वह कुछ गीत गाने के लिए कहते हैं और गीत गाते गाते जैसे ही उसकी निगाहें शंकर के प्रति पड़ती है वह रुक जाती है। पिता जी कहते हैं बोलो बेटा बोलो, गीत गाओ। नहीं गाती है, रुक जाती है और उसके बाद रुकी आवाज़ में कहती है ठीक है पिताजी, मुझे तो मुँह खोलना ही पड़ेगा, कुछ कहना ही पड़ेगा। तो वही उमा जवाब देती है कि जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। राम स्वरूप चौंककर खड़े हो जाते हैं। उमा ये क्या कह रही हो? ठीक है बाबूजी। उमा कहती है ठीक है बाबूजी, मुझे बोलने दीजिए। जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनकी चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियाँ हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल करता है। गोपाल प्रसाद उनके बातों से नाराज होते हैं और कहते हैं क्या मेरी इज्जत उतरवाने के लिए यहाँ बुलाया है आपने? वहाँ कहती तेज आवाज़ में जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोड़ कर रहे हैं? और ज़रा अपने उन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए? गोपाल प्रसाद लड़कियों का हॉस्टल, क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी? तो वहाँ पर उमा बताती हाँ, क्या अधिक पढ़ा लिखा होना गलत है? रामस्वरूप उसे रोकना चाहते हैं लेकिन वो उमा नहीं रुकती है। तो गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े होकर बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, मैं चलता हूँ बीए पास। ओह गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना होता। इस प्रकार वो वहाँ से उठते हैं और जैसे ही चलने की तैयारी बनाते हैं उमा कहती है जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन घर जा कर के ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के चेहरे पर रुआंसपन, दोनों बाहर चले जाते हैं और वह उमा शादी से इनकार कर देती है। तो ये रहा इस
पाठ का जो एकांकी जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। अभी आपने देखा इस एकांकी के माध्यम से माथुर जी ने किस प्रकार यहाँ प्रस्तुत किया। उमा के प्रति उमा का नाम तो लिखा जा रहा था, उमा के खरीदार बनकर जो गोपाल प्रसाद और शंकर गए थे, किस प्रकार उसके नाम तौल खरीद बिक्री जैसे वो कर रहे थे और अपनी हैसियत अपने लड़के के विषय में नहीं सोच रहे थे, जबकि ये अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसे मजबूर नहीं करना चाहिए। समाज में आज भी इसकी बहुत सारी बुराइयां हैं। इन सभी बुराइयों को हमें दूर करना चाहिए ताकि लड़की भी अपना स्वतंत्र जीवन जी सके, वह अपने गुणवत्ता को इस समाज में फैला सके, ताकि यह समाज और अच्छे रूप में देखे, संस्कारिक रूप में देखे। ऐसा इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। आइए हम अब इस पाठ के जो अभ्यास कार्य हैं इसको बताता हूँ। उमा की शैक्षिक योग्यता क्या थी? तो उमा की शैक्षिक योग्यता BA थी। उमा की शैक्षिक योग्यता BA थी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका क्या है? उमा के घर में कुल कितने सदस्य थे और उनके नाम क्या थे? तो आप जान रहे हैं उमा के घर में कुल जो सदस्य थे 4 सदस्य थे। रामस्वरूप, प्रेमा, रतन और रामस्वरूप, प्रेमा और रतन और उमा, ये 4 कुल सदस्य हुए। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका जो तीसरा है, गोपाल प्रसाद किस बिजनेस की बात कर रहे थे? तो गोपाल प्रसाद उमा के गुणों दहेज के लिए रामस्वरूप से के हैसियत के विषय में बात कर रहे थे। अगला है रामस्वरूप को गोपाल प्रसाद से क्या शिकायत थी? तो उत्तर होगा रामस्वरूप को गोपाल प्रसाद के दकियानों से ख्यालों से शिकायत थी। अगला प्रश्न है गोपाल प्रसाद ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते थे, क्यों? तो उत्तर होगा गोपाल प्रसाद ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं करानी थी, केवल उसे गृहस्थी कराना था। अगला प्रश्न है उमा शंकर को देखकर अचानक गाते गाते रुक क्यों गई? तो उत्तर होगा उमा शंकर को देखकर अचानक गाते गाते इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसे शंकर की पुरानी आदतें याद आ जाती हैं। अगला प्रश्न है नाटक का मुख्य संदेश क्या है? तो उत्तर होगा रूढ़वादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना करना इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ पर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लड़की की माँ का नाम क्या था? तो उत्तर होगा प्रेमा। लड़का BSc के बाद कहाँ पढ़ रहा था? तो मेडिकल कॉलेज में। अगला है लड़के वाले कैसी लड़की चाहते थे? तो क्या होगा मैट्रिक पास। कौन सी सामाजिक कुरीति को इस नाटक में दिखाया गया है? दहेज प्रथा। अगला है उमा कितनी पढ़ी लिखी थी? तो BA पास।
इसके बाद थर्ड है किसने कहा, किससे कहा। रतन से कहकर मक्खन मंगवा लो प्रेमा, राम स्वरूप से मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, जी हाँ, मुझे कोई नौकरी तो करानी नहीं। शंकर ने राम स्वरूप से, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। उमा गोपाल प्रसाद से। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्दों को सुमेलित कीजिए। मस्तक माथा, नतमस्तक विनीत भाव, कायर डरपोक, तल्लीन मग्न, आग्रह हट। तो ये रहा समानार्थी शब्दों को सुमेलित करना, इसको मैंने आप सभी को बताया। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। दूसरा है जरा बिजनेस की बातचीत हो जाए। तीसरा है कम चीनी की चाय का क्या जायका। चौथा है लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है। अगला है लड़की आपकी अच्छा लगती है। तो ये रहा इस पाठ का अभ्यास प्रश्न का उत्तर, जिसको मैंने आप सभी को बताया। आपने इसे अच्छे से समझा होगा। उम्मीद है आपको यह काम की और इस बात का अभ्यास का समझ में आया होगा। आप इसे जरूर समझे होंगे और इसे जरूर दोहराएंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।